लंबर पंक्चर। नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, पर ये एक बहुत ही जरूरी मेडिकल प्रोसीजर है जिसे स्पाइनल टैप भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। ये देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी, ये कई परतों से घिरी हुई एक बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह है, और लंबर पंक्चर बस इसी प्रोटेक्शन के बीच में एक छोटी सी खिड़की खोलने जैसा है। एक ऐसी जगह तक पहुंचने का तरीका जहां से शरीर के बहुत जरूरी राज पता चल सकते हैं। तो आज के इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि ये है क्या और क्यों जरूरी है, फिर तैयारी और सही पोजीशन पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्रोसीजर होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप, और आखिर में जानेंगे कि इसके बाद क्या ध्यान रखना होता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिल्कुल बेसिक से, कि आखिर ये लंबर पंक्चर है क्या भला। तो ये एक प्रोसीजर है। इसमें होता क्या है, एक बहुत ही पतली सुई को रीढ़ की हड्डी के पास एक खास जगह में डाला जाता है। इस जगह का एक टेक्निकल नाम है सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है कहाँ? ये देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी को ना समझ लीजिए 3 कवर मिले हुए हैं, ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पिया मैटर। तो सुई को एरेक्नॉइड और पिया मैटर इन 2 लेयर्स के बीच में ले जाया जाता है, और इसी जगह पर बहता है एक बहुत जरूरी लिक्विड जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या शॉर्ट में CSF। यही हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का कुशन है। तो सवाल ये है कि ये सब करते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स को जांच के लिए उस CSF का सैंपल चाहिए होता है, या फिर उसके प्रेशर को नापना होता है। कई बार सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक कोई दवा पहुंचानी होती है। और हाँ, सर्जरी के लिए शरीर के निचले हिस्से को सुन्न करने वाला जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो भी इसी तरीके से दिया जाता है। मतलब ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में काम आता है। तो ये कब कब जरूरी हो सकता है? सोचिए, अगर किसी को मेनिंजाइटिस जैसे दिमागी बुखार का शक हो, या रीढ़ की हड्डी में TB हो जिसे पॉट्स डिजीज कहते हैं, या फिर कोई सिजेरियन सेक्शन जैसी सर्जरी होनी हो, यहाँ तक कि स्पाइन में ट्यूमर का पता लगाने या पार्किंसंस जैसी बीमारियों को समझने में भी ये प्रोसीजर बहुत मदद करता है। लेकिन एक बात जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो है बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मतलब अगर किसी भी कारण से दिमाग के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो स्पाइनल टैप करना खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक एब्सोल्यूट नो गो है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है और क्यों है, तो चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, तैयारी और पोजीशनिंग। क्योंकि सही तैयारी मतलब आधा काम हो गया। तो क्या क्या सामान चाहिए होता है इसके लिए? सबसे ज़रूरी चीज़ एक खास स्पाइनल नीडल, फिर सैंपल लेने के लिए छोटी छोटी शीशियाँ जिन्हें वायल कहते हैं, स्किन को साफ करने के लिए बीटाडीन, ग्लव्स, ये तो बेसिक हैं ही, और एक और ज़रूरी चीज़ है मैनोमीटर। ये वो डिवाइस है जिससे CSF का प्रेशर चेक किया जाता है। अब सुई की बात करें तो इसका साइज पेशेंट की उम्र पर डिपेंड करता है। सुई की मोटाई को गेज में नापते हैं, और यहाँ एक मज़ेदार बात है, गेज नंबर जितना बड़ा सुई उतनी ही पतली होती है। तो बड़ों के लिए 22 से 25 गेज की सुई यूज होती है, और बच्चों के लिए उससे भी पतली 25 से 26 गेज की। अब सबसे ज़रूरी बात, सुई डालनी कहाँ है। सही जगह चुनना बहुत क्रिटिकल है। बड़ों में ये L3 और L4 वर्टेब्रा के बीच की जगह होती है, लेकिन बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा नीचे तक होता है। तो सेफ्टी के लिए बच्चों में ये प्रोसीजर और नीचे L4 और L5 के बीच में किया जाता है। मकसद ये है कि स्पाइनल कॉर्ड को ज़रा भी नुकसान न पहुँचे। अब आते हैं पोजीशन पर। पेशेंट को 2 में से किसी एक तरह से लेटना होता है। एक है फीटल पोजीशन, मतलब एकदम C शेप में सिकुड़कर, और दूसरी है लैटरल पोजीशन, जिसमें घुटनों और सिर को अंदर की तरफ मोड़ा जाता है। इन दोनों का मकसद एक ही है, रीढ़ की हड्डियों के बीच की जगह को ज्यादा से ज्यादा खोलना, ताकि सुई के लिए रास्ता बन सके। तो तैयारी हो गई, अब आते हैं मेन इवेंट पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये प्रोसीजर आखिर होता कैसे है। पूरा प्रोसीजर कुछ सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इन्फेक्शन रोकने के लिए उस जगह को बहुत अच्छे से साफ किया जाता है। फिर दर्द न हो इसलिए लोकल एनेस्थीसिया जैसे लिग्नोकेन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब आती है बारी स्पाइनल नीडल की। उसे धीरे धीरे सही जगह पर सब एरेक्नॉइड स्पेस तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही सुई सही जगह पहुंचती है, उसके अंदर का एक पतला तार, जिसे स्टाइलेट कहते हैं, उसे निकाल लिया जाता है।
फिर मैनोमीटर लगाकर CSF का प्रेशर चेक होता है और आखिर में बड़े आराम से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। और वो जो प्रेशर नापा था वो बहुत कुछ बताता है। एक नॉर्मल इंसान में CSF का प्रेशर 60 से 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बीच होना चाहिए। अगर ये इससे बहुत ज़्यादा या कम है तो ये किसी इन्फेक्शन या किसी और प्रॉब्लम की तरफ इशारा हो सकता है। अच्छा, अब जो सैंपल लिया गया उसका क्या होता है? करीब 6 से 10 मिलीलीटर CSF निकाला जाता है और उसे 3 अलग अलग वायल्स में बराबर बराबर बांट देते हैं। हर वायल एक अलग जांच के लिए लैब में जाती है। एक सेल्स को देखने के लिए, दूसरी बैक्टीरिया या वायरस ढूंढने के लिए और तीसरी कुछ और खास टेस्ट के लिए। चलिए, प्रोसीजर तो हो गया, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ज़रूरी हिस्से पर, प्रोसीजर के बाद की देखभाल और संभावित मुश्किलें। प्रोसीजर के बाद की केयर शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को कहा जाता है कि वो कम से कम 3 से 5 घंटे तक बिल्कुल सीधा सपाट लेटे रहें। और हाँ, सिर के नीचे तकिया भी नहीं लगाना है। अब ऐसा क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ एक सवाल बनता है, लंबर पंक्चर के बाद होने वाली सबसे आम परेशानी क्या हो सकती है? कोई गेस? इसका जवाब है सिर दर्द। जी हाँ, हेडेक इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। तो अब समझ आया कि सीधा और सपाट लेटने के लिए क्यों कहा जाता था? बस इसी सिर दर्द से बचने के लिए। सीधा लेटने से CSF का प्रेशर मेंटेन रहता है और हेडेक होने का चांस काफी कम हो जाता है। हेडेक तो सबसे कॉमन है, पर कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हालांकि ये बहुत रेयर हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगना, इन्फेक्शन होना, जहां सुई लगी थी वहां दर्द होना, या फिर CSF का लीक होना। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, अगर CSF लीकेज जैसी कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो उसका इलाज अक्सर बहुत सिंपल होता है, बेड रेस्ट और खूब सारा पानी पीना। ये हमें एक बड़ी बात याद दिलाता है ना, कि कैसे एडवांस मेडिकल प्रोसीजर्स के नतीजों में भी पेशेंट की बिल्कुल बेसिक देखभाल जैसे आराम और हाइड्रेशन इतनी बड़ी भूमिका निभाती है। ये फंडामेंटल केयर क्लिनिकल आउटकम को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित करती है।